हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको आने लगेगा, लेकिन कम टाइम में करना एक अलग बात होती है और आना एक अलग बात होती है। तो एग्जाम में हमें क्या चाहिए? कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेंगी, ठीक है? तो चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कम से कम आप क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए, और वो भी ध्यान से कि इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। अगर ये चीज़ें आपको पता हो गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है? तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है बताने की। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? तो कह रहा है एक क्वेश्चन में कि 2 वस्तुएं हैं P और Q की लागत मूल्य, मतलब इनकी कॉस्ट प्राइस का मूल्य का अनुपात दिया है 4 और 3, और इनके दोनों जो है कुल लागत मूल्य कितना है? 1400। दोनों वस्तुओं का जब कुल लागत मूल्य है वो 1400 रुपए है, तो वस्तु P को बेचने पर x/3 प्लस 22% का प्रॉफिट होता है, जबकि Q को बेचने पर 3x माइनस 18% का प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार कुल जो है उसे कितनी प्रॉफिट होती है? 440 रुपए का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? यहाँ पे x/3 होगा, ठीक है, सॉरी। तो मैं इसका पहले आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, प्रॉपर बेसिक से, उसके बाद दूसरा जो बताऊंगा वो आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है? लेकिन मैंने क्या कहा है कि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, बेसिक भी आनी चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी। आपको एग्जाम में कौन सा यूज करना है वो आपके प्रैक्टिस पे ऊपर डिपेंड करेगा। हर क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन बेसिक मेथड से होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है? तो अभी मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना है। आप ट्रिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिएगा एग्जाम में, लेकिन हाँ, आपको पता भी तो होना चाहिए कि किसमें बेसिक लगेगा, क्वेश्चन ट्रिक लगेगा, ठीक? तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 वस्तुओं जो है पी क्यू का लागत मूल्य 4:3 के अनुपात में है। पी और क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है भाई? 4 और 3 के अनुपात में है। तो और टोटल है कितना? 1400 रुपए। तो अगर इनको 4 और 3 के अनुपात में 1400 को बांटना हुआ तो क्या करेंगे हम? 4 और 3 7, 7 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा? 1400। तो 1 यूनिट का मान कितना? 200। ऐसे ही तो बांटते हैं। और यहाँ पे 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का मान कितना? 800, और 3 यूनिट का मान 600। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि 7 यूनिट कैसे आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि P की कॉस्ट प्राइस 4x मान लीजिए, Q की कॉस्ट प्राइस
3y मान सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 4x और इसकी 3x कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 7x हुआ। तो 7x बराबर यहाँ पे कितना है 1400, तो x का मान 200, तो x का मान यहाँ नहीं रख सकते थे, वो भी कर सकते थे। ठीक है, अब आगे कह रहा है जबकि वस्तु P को बेचने पर x बाई 3% का प्रॉफिट होता है और Q को बेचने पर 3x माइनस इतने % का होता है। तो इस प्रकार कुल लाभ, तो अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट और लॉस किस पे देखते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, तो हमारी P की कॉस्ट प्राइस कितनी है 800, इस पे कह रहा है कि x बाई 3 बटा 22% का लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज हटाया तो 100 से हम क्या किया भाग दे दिए, प्लस क्यू पर कितना, क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई 600 रुपये, और इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3x, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 3x माइनस 18, परसेंटेज को हटाया तो हमने क्या किया बटा 100 कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा भाई, टोटल प्रॉफिट कितना है 800 पे इतना प्रॉफिट हुआ, 600 पे इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 440। हमारा जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया 800 पे इतना, 600 पे इतना, टोटल हमने जोड़ दिया तो टोटल हमारा प्रॉफिट इतना आया। लेकिन वो कह रहा है नहीं टोटल प्रॉफिट हमारा 440 है, ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, तो क्या किया बराबर कर दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब गुणा करते हैं तो अंदर कितना हो जाएगा 8x बटा 3 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117 176, नीचे उधर कितना आएगा 6 तरीक 18x और 18 छक्का 108 बराबर कितना 440। तो 176 में 108 जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो कितना बचेगा 68, और इधर कितना हो जाएगा जोड़ देंगे तो 18 तरीक 54 8 कितना 62x बटा 3 आएगा, ये x जोड़ा तो, और ये कितना हो जाएगा हमारा 68 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ कितना 440। इतना समझ में आ गया। अब 68 को इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 62x बटा 3, 68 को इधर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 40, 400, अगर 68 में हम सीधा सीधा 440 में कितना घटा देते हैं 100 घटा देते हैं तो 340 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे 68 घटाना था 32 ज़्यादा घटा दिया तो 32 जोड़ देंगे तो कितना 340 और 32 कितना हो गया है हमारा 372 हो जाएगा। ये घटाने का जो है आसान तरीका है कि आप एक एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो घटाने में, और जितना उससे ज़्यादा आपने घटाया है, जो घटाना था हमारा मतलब जो माइनस करना था उससे जितना घटाया वो बाद में आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से अंक पे कंफर्टेबल हो घटाने के लिए। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, 31 दूना 62, 31 31 31 दूना 62 12, तो यहाँ कितना आएगा 6, 3 का गुणा इधर किया तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया हमारा 18। तो हमसे पूछा क्या है x का मान ही तो पूछा है, तो कौन सा सही हमारा ये B वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या था बेसिक मेथड था, समझ में आ गया प्रॉपर कि आया कैसे। अब दूसरा मैं बताता हूँ शॉर्ट मेथड आपको, शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड की एक बात बताइए कि यहाँ पे आपको नहीं दिया है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिया है, ये कॉस्ट P और Q के कॉस्ट प्राइस की रेशियो दिया है, कॉस्ट प्राइस की रेशियो दिया है, ये तो पता है आपको। यहाँ पे किसका दिया है P का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे Q का प्रॉफिट दिया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 440 रुपए का ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है, और 400 कितना दिया है ये टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस भी दी है और यहाँ पे 440 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑल ओवर प्रॉफिट हम नहीं निकाल सकते हैं, ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हुआ हमें भाई 440 रुपए का प्रॉफिट हुआ, टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, दोनों को मिला के 440, और दोनों को मिला के हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 1400। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल नहीं सकते हम भाई, आपको नहीं पता कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा CP इंटू 100 होता है, और यही तो हमने किया है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7, यहाँ ऊपर कितना 220, यहाँ कितना आ गया 220 बटा 7 आया परसेंटेज। ठीक, तो आप नहीं पता कि भाई P का अलग प्रॉफिट दिया है, Q का अलग प्रॉफिट दिया, ऑल ओवर प्रॉफिट है,
और 4 और 3 का रेशियो भी दिया है। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का नहीं लग रहा है फॉर्मूला की यूज हो जाएगा इसमें। भाई हमने क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस लेते हैं बीच में। और यहाँ पे हमारा कितना आता है, यहाँ हमारा कितना आता है, यहाँ हमारा कितना आता है, कॉस्ट प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस 2 की रेशियो आती है कि नहीं आती, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, भाई बोल रहा है कि P को कितने पे, x बटा 3 प्लस 22% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और P के लिए है, Q के लिए कितना है, 3x माइनस 18% का प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्लस प्लस लेंगे भाई, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस परसेंटेज का। हाँ तो ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 220/7% का। और अब हमारा कॉस्ट प्राइस 1 कॉस्ट प्राइस 1 2 का रेशियो भी दिया है कितना, 4 और 3 का। तो अब हम निकाल नहीं सकते हैं एक्स का मान, अगर सारी चीज़ें दी हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, और क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों को। तो गुणा इधर किया तो कितना आ जाएगा, ये 4x/3, यहाँ कितना हो जाएगा 88, प्लस जोड़ लिया, अब इसका गुणा इधर करके जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9x, 18 त्रिक 54। और क्या किया हमने, इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, हमने जोड़ लिया बीच में। और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो यहाँ कितना आ गया 4 3 7, ये बराबर किसके होता है, ऑल ओवर प्रॉफिट के। तो 220/7 ऑल ओवर प्रॉफिट निकल गया हमारा। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। या फिर अगर आप, ये शॉर्ट मेथड था, अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाइए, बराबर इतना लिखिए, फिर इसमें से इसको घटाइए, बराबर इतना लिख दीजिए, तब भी सॉल्व करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 7 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, अब इसका इधर कर लेते हैं सॉल्व। तो 4x/3 और यहाँ 9x जुड़ जाएगा, कितना 9 त्रिक 27, 4 31x आएगा, 31x/3 प्लस 88 से में से 54 गया तो कितना आएगा भाई, 34 आएगा, बराबर कितना 220, 31x/3, 34 को इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 186। भाई 20 तो यहाँ है, 20 घट गया, फिर 14 और घटाना 200 में, 200 में 14 घटाया तो कितना है 186। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा, 31 छक्के 186 6 बार। तो x बराबर कितना हो गया, 3 का गुणा इधर किया तो 6 त्रिक 18। तो हमारा x का मान कितना आ गया 18। तो ये हमारा था शॉर्ट मेथड। भाई ये चीज़ें मैंने जो समझाई हैं ये तो लिखनी नहीं है, बस बाकी ये डायरेक्ट ये रखना है, ये लिखना है, सॉल्व कर देना है। तो उतने में कितना टाइम लगेगा वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा जी, ये आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों में बताया है, अगर आपने हमारी क्लास ज्वाइन की होगी या हमसे पढ़ा होगा तो आप इसे कर जाओगे। ठीक है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को मैं यही कहूँगा कि बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप जितना हो सके क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो वो माइंड में स्टोर हो जाता है कि हाँ इस टाइप के, जब अगली बार करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो माइंड जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग देता है। जब पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हाँ हमने किया है, तो अगर कहीं ना कहीं आप नहीं आ रहा है सवाल, अगर मान लीजिए 50% आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है, तो वो 50% आपका माइंड कहता है कि आ जाएगा, और आ भी जाता है। ठीक है, तो चलिए आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5 और 6 के है और उनका एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक 240 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमने मान लिया कौन कौन सी हैं भाई, ए और बी दो संख्याएं जिनका रेशियो दे रखा है उसने, कितना 5 और 6। तो हमने क्या मान लिया कि हमारी पहली संख्या जो थी वो 5x है और दूसरी संख्या 6x है। तो एक बात आप बताइए कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आपने ये x संख्या क्यों मानी, 5x और 6x क्यों मानी। तो चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 20-25 की कोई संख्या है, अगर हमसे ये पूछे कि इसका रेशियो क्या होगा, हमारे पास दो संख्याएं हैं ए बी कोई, तो हमसे पूछे कि इनकी रेशियो क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप यही नहीं करोगे कि 5 चौका 20 पच्चम 25, तो इनकी रेशियो क्या बोलोगे, 4 और 5 की, यही बोलोगे आप कि इनकी रेशियो कितनी आ गई, 4 और 5 की। अगर हम आपसे वापस यही पूछें कि ये संख्या कौन सी थी, तो आप क्या करोगे? आपने यही ना कहोगे कि भाई ये संख्या हमारी कितनी थी, 5 का भाग दिया था तो 5 का गुणा वापस कर देते हैं और क्या करेंगे। तो 5 हमारी संख्या कितनी थी, 20 थी और 25 थी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 5 का गुणा इसमें भी किया, 5 का गुणा इसमें भी किया, किया कि नहीं किया? ठीक, तो आपको पता चल जाएगी कि ये संख्या हमारी 20 और 25 थी। ठीक, लेकिन आप एक बात याद रख ध्यान दीजिए कि यहाँ भी सेम से अंक से किया, यहाँ भी सेम अंक से किया, तभी तो हमें मिला। यहाँ पे हमने सेम अंक से भाग भी दिया था, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कि भाई किस अंक से गुणा करने पर हमें क्या होगी, हमारी संख्या प्राप्त होगी। आपको पता है क्या कि यहाँ 5 और 6 के बीच में कौन सी संख्या हम दोनों तरफ गुणा कर दें कि हमें हमारी संख्या मिल जाए? तो ये तो आपको पता नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, x से गुणा यहाँ किया और x से गुणा यहाँ किया। भाई सेम से करना है ना, जैसे यहाँ 5 से किया, यहाँ 5 से किया, तो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी सेम गुणा करना है, यहाँ भी सेम। तो हमने x से गुणा किया क्योंकि x एक वेरिएबल है और इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, x से गुणा यहाँ कर दिया, x से गुणा यहाँ कर दिया और हमें मिल गई हमारी संख्या। हमारी संख्या कितनी है, 5x और 6x। ठीक, अब इसका अगर एलसीएम मैं पूछूं, हमारी संख्या का एलसीएम मैं पूछूं तो कितना होगा? भाई जाहिर सी बात है कि 5 छक्के 30x होगा। ठीक, क्या होगा, 30x। हमारा एलसीएम कितना है, 30x। लेकिन वो कह रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम 240 है। ये भी हमारा एलसीएम है और वो भी एलसीएम है तो एक ही संख्या के एलसीएम, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो x का मान कितना आ गया, 3 8 24। तो x का मान 8 मिल गया हमें। अगर x का मान 8 मिल गया तो हमें पता चल गया ना कि दोनों तरफ हमें किससे गुणा करना है, 8 से। तो हमारी संख्या मिल नहीं जाएगी, कितना हो जाएगा ये, 8 पंचे 40 मिल गया हमें, 8 छंगे 48 मिल गया, संख्या में मिल गई। अब हमसे जो पूछ रहा है वो हम निकाल सकते हैं कि कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, ए और बी। तो इनका वर्गों का अंतर कितना होगा, संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग कर दिया अंतर निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएंगे हमारे। अंतर पूछा है तो हम ये नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये हमसे ये नहीं बोला कि ए में बी से घटाना है, उनका अंतर पूछा है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 48 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर कर दिया। तो अब हम बता नहीं सकते हैं कितना होगा। भाई एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो 88 कर दो, जोड़ लिया और घटा दिया, 8 हो गया। तो अब सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 8 × 64, 8 × 64 6 70, 704 आया। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। तो क्या इसे करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा? जैसे मैंने ये बताया कि x मानना कैसा, आपको तो मानने का मतलब ही नहीं है। आप सीधा सीधा 5 और 6 का कितना कर सकते थे, गुणा कर सकते थे, इनका एलसीएम ले सकते थे। 5 छक्का 30 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 5 यूनिट का मान 40, 6 यूनिट का मान 48 और वर्क करके घटा देते आप। तो ये तो माइंड में ही कर सकते थे आप, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा एक बार वीडियो देख लीजिए कि कैसे सर ने किया। ठीक, उसके बाद आप खुद से बैठो, फिर वापस स्टार्ट करो और खुद से बैठो
कि इसे हम कैसे करना है। अपने से कीजिए, नहीं आता है वीडियो रोक करके दोबारा तो फिर देखिए, फिर कहाँ रुक रहे थे आप, फिर आप को प्रयास करिए, फिर करिए। ऐसे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 1-1.5 महीने करने हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी आप स्पीड स्वयं देखोगे कि आपकी स्पीड क्या होती है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि पटना और रांची में कुल मिलाकर 23,000 लोग हैं। पटना में x प्लस 13% और रांची में x प्लस 33% लोग पुरुष हैं, ठीक है। पुरुष कितना है, x प्लस 13%, पटना में x प्लस 13%, रांची में x प्लस 33% लोग पुरुष हैं। पटना और बीकानेर बिकारों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या दी है 8:3 के अनुपात में। बिकारों की 40% जनसंख्या पुरुष है, जो कि 5200 के बराबर है, ठीक है। और रांची और पटना की कुल जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 9650। तो x का मान पूछा, तो अब हम पटना को p, रांची को r और बिकारों को b मान लेते हैं, ठीक है। तो पटना प्लस रांची बराबर कितना दिया भाई, 23,000 लोग हैं टोटल, मेल फीमेल दोनों हैं, ये बात याद रखनी है कि टोटल जनसंख्या है। अब इसको अभी परसेंटेज वाले को छोड़ देते हैं। कह रहा है पटना और बिकारो, पटना और बिकारो को हमने क्या माना, बी माना, कि जनसंख्या, कुल जनसंख्या का अनुपात 8:13 है, ठीक। तो एक बात बताइए, आगे कह रहा है अब कि बिकारो की 40% जनसंख्या पुरुष है, जो कि 5200 के बराबर है। तो हमने पटना की कुल जनसंख्या यहाँ पे कितनी मान ली, 8x, और यहाँ पे कितनी, 13x। ये बात समझ में आई। कह रहा है कि बिकारो की 40% जनसंख्या, तो बिकारो की टोटल जनसंख्या हमने कितनी मानी है, 13x। तो 13x का 40% बोल रहा है, तो 40% इसका कितना होगा, 40/100। भाई परसेंटेज को हटाया तो 100 लिख दिया, जो कि किसके बराबर है, 5200 के। 40% किसके बराबर है, 5200 के। तो एक बात बताइए कि 13x बराबर कितना आ जाएगा फिर, एक जीरो से एक, 20 दूनी 40, और कितना, 20×5 = 100, 2/5 आया। और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, 26 दूना कितना, 26 दूना 52, 2600, और 5 का गुणा इधर किया तो कितना आएगा, 26×5 = 130 होगा, कितना होगा, 130। तो ये कितना आ गया हमारा, 13x का मान हमारा कितना आ गया, 13,000, और जो कि है कितना भाई, 13x का मान 13,000। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1,000। x का मान हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 1,000। तो 13x का मान 13,000, x का मान कितना है, 1,000, तो 8x का मान कितना हो जाएगा, 8,000 हो, ठीक। बिकारों की जनसंख्या में मिल गई टोटल कितनी, 13,000, पटना की 8,000। तो रांची की हम नहीं बता सकते हैं, तो भाई टोटल जनसंख्या में से 23,000 में से अगर 8,000 हमने घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, रांची की। और रांची की कितनी हो जाएगी फिर, 15,000। कितनी होगी, 15,000 हो जाएगी। रांची की जनसंख्या कितनी है, 15,000, ठीक। अब यहाँ पे बोला है कि रांची और पटना की कुल महिलाओं की संख्या 9650 है। तो x का मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये कह दिया है, पटना प्लस रांची की टोटल जनसंख्या, पटना प्लस रांची की टोटल जनसंख्या कितनी है, महिला मेल फीमेल दोनों, टोटल जनसंख्या कितनी है, 23,000 है। और पटना प्लस रांची की महिला की संख्या कितनी है, टोटल महिला जनसंख्या कितनी, कितनी है भाई, यहाँ पे दे रखा है ना, महिलाओं की संख्या कितनी है, 9650। तो अब हमें क्या करें, अगर हम इसमें से टोटल में से ये घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, पटना प्लस रांची की
पुरुष जनसंख्या मिल जाएगी, टोटल पुरुष जनसंख्या मिल जाएगी। पुरुष जनसंख्या तो कितनी हो जाएगी, घटाएंगे 13,350 आएगा हमें। भाई 10,000 घटा दिया, 10,000 में तो कितना है 13,000, लेकिन यहाँ पे हमने 10,000 में कितना ही कम था 350, तो 350 जोड़ दिया तो 13,350 आया। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब ये हमें क्या है, पुरुष की संख्या। अब हम आगे आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने आप को गैप कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक। तो एक बात बताइए कि अब हमें टोटल पुरुष मिल गए और यहाँ पे अब आ जाइए कि पटना की अलग अलग जनसंख्या, पटना और रांची की जनसंख्या मिली है, और उसने ये भी बताया कि पटना में इतने पुरुष हैं और रांची में इतने। तो पटना की टोटल जनसंख्या कितनी है, 8,000। 8,000 टोटल है, जिसमें से पुरुष कितने हैं भाई, x प्लस 13%, परसेंटेज को हटाया तो 100 से भाग दे दिया। और रांची की टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000। और 15,000 में x प्लस 33% कितने हैं, पुरुष हैं, बटा 100 कर दिया भाई, परसेंटेज हटा। तो ये क्या है, पटना में और रांची में टोटल पुरुष की संख्या मिल गई हमें। पटना में इतने पुरुष हैं, रांची में इतने, तो टोटल कितने हैं जोड़ दिया हमने। लेकिन यहाँ पे पटना और रांची में टोटल पुरुष कितने हैं, 13,350। तो ये भी पटना और रांची में टोटल पुरुष, और 13,350 भी टोटल पटना और रांची में टोटल पुरुष। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे देखा जाए तो एक जीरो अगर कॉमन लेंगे 10, तो यहाँ से भी एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो है दोनों में, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 8x हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा, प्लस 15x प्लस 15 3 45, 15 3 45, 495 आ जाएगा। और इधर कितना है, 13,300, सॉरी 1,335 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो तो कट गया। तो यहाँ पे 15 8 23x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 100 जुड़ गया तो कितना, 595, और 4 और जुड़ा तो 599 हो गया। अब 13,335 में 599 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 600 घटा दिया, डायरेक्ट 600 हमने घटा दिया, तो कितना हो गया, 735 बचा। लेकिन हमने एक ज़्यादा घटाया था ना, तो एक ज़्यादा इसमें जोड़ देंगे तो 736 हो जाएगा। अब 23x बराबर कितना, 736। तब सॉल्व कर लेते हैं, 23 3 69, बच गया 4, 23 दूना 46 हो गया। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 32 आ गया। x का मान हमारा कितना आ गया, 32। हमसे पूछा भी तो था x का मान, तो हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्रॉपर डिटेल में कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको इसीलिए इतना लंबा बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये कहानियाँ जो नहीं लिख रही है ये आपको नहीं लिखनी है। आप डायरेक्ट 23,000 में 950 माइंड में घटा सकते थे, और 13,350 आप इसको इतना रखते हैं और सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ज़्यादा कहानियाँ आपको नहीं लिखनी है, लेकिन आपके लिए उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से जरूर पढ़िए। मैं आ जाता हूँ सामने। चलिए, तो टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है बंटी और बबली मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बंटी अपनी आधी दक्षता से और बबली अपनी 1/3 दक्षता से कार्य करे तो पूरा कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाता है। जब बबली अकेले कार्य करती है
तो वह कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है उसने कि दो कंडीशन, एक बंटी और बबली जब मिलकर कार्य करते हैं तो 18 दिनों में करते हैं, ठीक, और एक जो है बंटी अपनी एफिशिएंसी आधी कर देता है, बबली एक तिहाई कर देता है, तब वो मिलकर करते हैं तो 44 दिन में करते हैं। तो कार्य तो दोनों करते हैं ना, टोटल वर्क तो दोनों करते हैं, वो भी टोटल वर्क कर रहा है, वो भी टोटल वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्क तो दोनों समान ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग है। लेकिन हमें टोटल वर्क प्राप्त करने के लिए चाहिए क्या, इफिशियंसी चाहिए और टाइम चाहिए। बंटी एंड बबली का इफिशियंसी हमें नहीं पता, लेकिन टाइम पता है इनका। तो दो कंडीशन दिया ना, दोनों वर्क से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं दोनों से, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब दोनों को बराबर करेंगे तो हमें क्या, बंटी एंड बबली की इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो मिल गया तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, और टोटल वर्क हमारा निकल गया तो हम किसी एक जिसका हमें पूछ रहा है कि कितने टाइम में करेगा उसकी इफिशियंसी से भाग दे दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जितना मैंने ये बताया आपको, ये आपके माइंड में तुरंत का तुरंत क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ते ही सर्कुलेट हो जाना चाहिए, और तभी आप जो है एग्जाम में, अब ये मतलब इतना अगर सर्कुलेट हो गया आपके माइंड में तो कहने का अर्थ आपने आधा क्वेश्चन कर लिया, अब बचा आधा ही करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है बंटी और बबली मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि बंटी तो 18 दिन हमने मान लेते हैं, बंटी की इफिशियंसी में नहीं पता, बंटी की इफिशियंसी नहीं पता क्योंकि टोटल वर्क के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, तो हमने बंटी की इफिशियंसी x मान ली और बबली की इफिशियंसी हमने कितनी मान ली, y मान ली। कितनी मान ली, y। कह रहा है बंटी और बबली मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी एंड टाइम। इफिशियंसी हमने मान लिया कितनी है, x और y, टाइम हमें पता है, तो दोनों साथ में कार्य करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, x प्लस वाई, ये हमारी इफिशियंसी हो गई दोनों की। टाइम कितना है, 18 दिन, तो हमें क्या मिल गया, ये टोटल वर्क मिल गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, एक कंडीशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है कि यदि बंटी अपनी आधी दक्षता से और बबली अपनी एक तिहाई दक्षता से कार्य करे। बंटी अपनी आधी दक्षता से, ये हो गई, पहले उसकी दक्षता कितनी थी x, अब आधी कर दिया, और बबली की कितनी थी y थी, और एक तिहाई मतलब 1/3 से गुणा कर दिया भाग, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई भाई, इतनी हो गई दोनों को मिला के। अब कह रहा है ये कार्य 44 दिन में करते हैं, तो टाइम से हमने गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। एक क्वेश्चन नंबर 2, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों टोटल वर्क बराबर है ना, तो भाई जब टोटल वर्क बराबर है तो हम बराबर कर देते हैं, तो x प्लस वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और इधर कितना हो जाएगा x/2 प्लस y/3 कितना हो जाएगा 44। इतना समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको x प्लस वाई गुणित 18, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x आ जाएगा ये, और 2y, और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 3 × 44 हो जाएगा ये। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा 22 दूना 44, यहाँ कितना 2 9 18, 2 11 में 22। अब इसका गुणा इधर कर करके अंदर गुणा कर देते हैं, इसका गुणा अंदर इधर कर देते हैं, तो अब कितना आ जाएगा हमारा, तो 9 × 27, 27x हो जाएगा इधर ही, प्लस 27y हो जाएगा ये, सॉरी 27y, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 11 का गुणा किया तो 33x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22y हो जाएगा। अब x को इधर लाते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो 5y बराबर कितना, 5y बराबर कितना 6x, तो x और बटा y का मान कितना आ जाएगा 5/6 आएगा। ये क्या आ गया, इफिशियंसी, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 5 और 6, तो हम मान लेते हैं कि हमारी x बराबर 5 6 आया, और इसका मान 6 है, और ये a हमने माना कैसे वो भी हमने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमें टोटल वर्क चाहिए, अगर हमसे पूछ रहा है कि बबली अकेले कार्य कितने दिन में करेगा, तो टाइम पूछ रहा है तो हमें टोटल वर्क चाहिए, और उसकी इफिशियंसी तो हमें पता ही है बबली की कितनी है y का मान 6, तो हम भाग दे देंगे टोटल वर्क में, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और ये भी देखना है कि वो बोल रहा है कि सेम वर्क, काम यही है, यही काम वो अगर अकेला करे तो कितने दिन में,
तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क के लिए कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, तो फर्स्ट ले लिया हमने। तो x प्लस वाई का मान कितना है यहाँ 5 और प्लस 6 और कितना 18 टाइम से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 11a गुणते 18। टोटल वर्क मिल गया। अब पूछ रहा है बबली, तो बबली अलोन कितने दिन में करेगा? बबली अकेले कितने दिन में करेगा? तो कितने दिन में करेगा टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना होगा भाई? टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क हमारा आ गया 11a गुणते 18 और उसकी इफिशियंसी कितनी है भाई? बबली की इफिशियंसी कितनी है? वाई का मान कितना है 6 हमने रखा है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, 6 तरीका 18, तो 11 तिया 33। कितने दिन में करेगा? 33 डे में करेगा। 33 डेज में। कितने दिन में? 33 दिन में। कौन सा सही है हमारा? ये ए वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। काफ़ी हार्ड नहीं था, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना डीपली लेके जाता हूँ ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप करने की कोशिश जरूर कीजिए। जब तक आप करोगे नहीं ना भाई, तब तक ये कहो कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, तो ये मैं भी नहीं कहता कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरा यही काम है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तरीका कैसे सॉल्व कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात होती है समझ में आना। अगर समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर जाओगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक जहाज जो है धारा के विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है। यदि धारा के विरुद्ध जहाज की गति में 20% की कमी कर दी जाए तो वह धारा की गति के बराबर हो जाती है। यदि शांत पानी में जहाज की गति 54 किमी प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जहाज की गति क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। तो एक बात बताइए कि आपको 20% का मान तो पता ही हो गया इतने दिन में कितना होता है 1/5। 1/5 क्यों होता है ये भी मैंने बताया कि 20 को परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग दिया, तो 20 एक का 22, 20 पंचे 100। तो कह रहा है कि जहाज जो है धारा की विपरीत दिशा में चल रहा था। अगर उसकी गति 20% कम कर दी जाए तो उसकी गति पहले कितनी, हम मान लेते हैं कि उसकी गति जो है 5 यूनिट थी, और वो भी विपरीत दिशा में, वी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो 5 का 20% कितना होगा? 1। कह रहा है 20% कम कर दिया जाए, मतलब 5 का 20% 1 होगा, तो 5 पहले थी, 1 कम कर दिया जाए तो कितना होगा? अब 4 हो जाएगा, जो कि क्या होगा? धारा की चाल के बराबर होगा। और धारा की चाल को हम क्या दिखाते हैं? सी दिखाते हैं। तो हमें रेशियो कितना मिल गया? वी अप स्ट्रीम एंड सी के बीच का रेशियो मिल गया कितना? 5 एंड 4 का रेशियो मिल गया। ठीक, इतना मिल गया। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये हमारी 5x है तो ये कितनी है? 4x है। तो एक बात बताइए कि हमें क्या मिल गई? वी अप स्ट्रीम स्पीड एंड करंट की स्पीड। वी अप स्ट्रीम बराबर जानते हैं कितना होता है? बी माइनस सी होता है, ये आपको पता है, क्योंकि धारा के विपरीत जा रहे हैं तो बोट की गति, ठीक है, बोट की गति में धारा की गति घटाएंगे तो वही हमारी क्या होगी? अप स्ट्रीम स्पीड होगी। तो यहाँ पे हमें इसका मान पता है कितना? 5x। बी का मान नहीं पता, लेकिन सी का मान पता है 4x। तो बी का मान कितना मिल गया हमें? 9x। कितना मिल गया? 9x। तो यहाँ पे हम बी भी तो रख सकते हैं, तो बी का मान हमें कितना मिल गया? 9x। लेकिन वो कह रहा है कि जहाज की गति, शांत जल में जहाज की गति कितनी है? 54 किमी प्रति घंटा। और बोट की गति जो हमारी आती है एक्चुअल बी की, वो शांत जल में ही होती है भाई। उसकी स्पीड जो हम बताते हैं बी की, बोट की, वो शांत जल की स्पीड बताते हैं। तो ये कितना? 54 किमी प्रति घंटा है। तो 9x बराबर 54 किमी प्रति घंटा हमें मिल गया है। तो x का मान कितना? 6 किमी प्रति घंटा आया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका मान? 6 चौका 24 किमी प्रति घंटा। तो हमसे पूछा क्या है? धारा के अनुकूल, मतलब वी डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछा है। तो क्या होता है? बी प्लस सी होता है।
भाई बोट की चाल प्लस करंट की चाल, क्योंकि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में बोट चल रही है, तो धारा मतलब पानी की प्रवाह और बोट की चाल क्या होगी, जुड़ जाती है। ठीक है, कोई विरोध तो कर नहीं रहा बल्कि उसका सपोर्ट ही कर रहा है, तो क्या होगा, जुड़ जाता है। तो ये कितना 24 और 54 कितना हो गया, 54 प्लस 24 कितना, 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था भाई, मैंने इतना जितना टाइम ले लिया आपको समझाने में उतना हार्ड था नहीं। ये चीज मैंने की है, ये माइंड में भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी फिलहाल 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले बताया था। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो समझ में आ गया होगा और इसे आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 16 और 19 का है। यदि मिश्रण से 140 लीटर निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में x लीटर दूध और 2x लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण जो है, फाइनल मिक्सचर जो है, वो इनिशियल मिक्सचर से मतलब प्रारंभिक मिश्रण से 98 लीटर कम है। ठीक है, तो x का मान हमें बताना है। तो इसका मैंने बताया था आपको, बेसिक भी बताया था, शॉर्ट भी बताया था। ठीक है, तो आज मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि करना कैसे। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे दे रखा है कितना, 16 एंड 19 का रेशियो दे रखा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो है ये मिल्क कितनी है, 16x है, ये 19x है, इतना। ठीक है, हमने मान लिया। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा हमारा, टोटल अगर देखा जाए मिक्सचर, तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना होगा भाई, 19 वाटर है, 16 ये है, तो 35x तो होगा टोटल हमारा। फिर ये कह रहा है कि 140 लीटर निकाल लिया गया। ठीक, तो 140 लीटर हमारा निकाल लिया गया, तो हमारा यहाँ पे कुछ बचा होगा मिल्क एंड वाटर, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या बचा हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो टोटल है वो 35 था, तो टोटल हमारा कितना बच गया यहाँ, 35x था टोटल, लेकिन 140 निकला, तो बचा कितना अब हमारा टोटल। यहाँ पे टोटल मिक्सचर तो हमें पता हो गई ना कि इतना हमारा बचा। ठीक है, अब मिल्क में फिर कह रहा है कि, अब आगे कह रहा है कि शेष मिश्रण में x लीटर दूध मिला दिया जाए। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे x लीटर हमने दूध मिला दिया, मिल्क हमारा यही था ना, और वाटर कितना मिला दे रहा है, 2x लीटर। ठीक, तो टोटल मिला कितना रहा है, एक चीज बताइए, टोटल कितना मिला रहा है वो, x लीटर दूध, 2x लीटर वाटर, तो टोटल 3x लीटर मिला रहा है मिक्सचर। वो मिक्सचर कितना मिला रहा है, टोटल 3x लीटर। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे कुछ भी है रेशियो, हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखा जाए तो, यहाँ पे हमारा फाइनल में कितना आएगा, फाइनल में कितना आ रहा है भाई, 35x, सॉरी यहाँ पे a मान लेते हैं क्योंकि x पहले से दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे a मान लेते हैं, मानना है भाई, तो x वाला दिया है तो x नहीं मान सकते ना, तो यहाँ पे हम a मान लेते हैं। ठीक, तो अब बताइए कि यहाँ पे अब टोटल कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे मिक्सचर टोटल हमारा इतना था, अब इतना और मिला दिया हमने, तो अब कितना हो गया, 35a माइनस 140 था पहले, अब प्लस हमने 3x मिला दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या गया, फाइनल मिक्सचर, ये हमारा क्या है, इनिशियल, प्रारंभिक, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक, इतना हमें मिल गया। अब आगे इसने एक कंडीशन रख दी, कह रहा है परिणामी मिश्रण मूल मिश्रण से 98 लीटर कम है,
तो 98 लीटर कौन कम है भाई? फाइनल मिश्रण कम है। अगर मैं इनिशियल में भी 98 घटा दूँ तो बराबर हो जाएंगे। फाइनल 98 लीटर इससे कम है तो या तो मैं इसमें 98 जोड़ दूँ तो 35 के बराबर हो जाएगा, या तो इसमें मैं 35 में 98 घटा दूँ तब भी तो ये बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इतना समझ में आया? तो हमने क्या किया कि हमारा फाइनल मिक्सचर जो है 35A माइनस 140 प्लस 3x, अगर हमारा 35A था तो ये क्या है 98 लीटर, ये कम था फाइनल वाला। तो हमें अगर इनिशियल में भी 98 कम कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? बराबर हो जाएंगे ये। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 को इधर लाएंगे तो ये क्या है? प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये भाग वाले से कैंसिल नहीं हो रहा है भाई, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो रहा है। अब क्या करते हैं कि 140 को इधर लेके जाते हैं तो 3x बराबर कितना? माइनस का 98 प्लस 140 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 42 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 14 दूना 28, 14 त्रिक 42। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 14। तो कौन सा सही है हमारा? ये वाला। ठीक, तो आप इसे माइंड में भी कर सकते थे। ये हमने जितना बताया कहानी, एक चीज़ आप देखिए कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे टोटल हमने कितना किया? 140 लीटर निकाला और लेकिन मिलाया कितना? 3x लीटर। यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़िए, कम से कम आप 2-3 बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि अगर 140 लीटर निकाला और मिलाया कितना? 3x लीटर, लेकिन वो बोल रहा है कि अभी भी 98 लीटर कम है। 98 लीटर कम है तो मतलब टोटल देखा जाए तो 140 लीटर आपने निकाला और कितना मिलाया? 3x। 98 अभी भी कम है, मतलब कितना मिलाया होगा आपने? अगर 140 लीटर निकाल लिया और फाइनल मिक्सचर में 98 लीटर मिलाने के बाद 98 लीटर कम है तो जाहिर सी बात है 3x आपने मिलाया, और मिलाया कितना उधर? 42। तो 3x बराबर 42, तो x बराबर कितना? 14। ये जब आप 3-4 बार 5 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आप खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये डायरेक्ट भी हो सकता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा। इसका मैंने एक बेसिक मेथड भी आपको बताया कि प्रॉपर मैंने निकाल के यहाँ पे रेशियो कितना आएगा कितना आएगा। ठीक है, तो आप पूरा चीज़ देखिए, समझ में आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, इसके भी मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर बेसिक और एक शॉर्ट मेथड। हो सकता है कि वीडियो आपके लिए लंबी हो जाए आज, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, क्योंकि आपका सबसे फर्स्ट मोटिव है कि पढ़ना आपको आना चाहिए। लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो तो शॉर्ट आप अपने से कर ही लोगे जब पेपर आप सॉल्व करने लगोगे तो। ठीक है, तो आप इसे करो, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो मैं प्रॉपर बेसिक मेथड पहले बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है मैं यहाँ पे एक आपको फार्मूला जनरेट करके दिखाऊंगा कि वो फार्मूला आता कहाँ से है, और वो फार्मूला आपको याद रखनी है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसी फार्मूले में रखिए और 20 सेकंड में 10 सेकंड में आप आंसर लेके जाइए। लेकिन वो फार्मूला आया कहाँ से वो भी मैं यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है एक फल विक्रेता ने एक वस्तु को R% लाभ पर बेचा और R% की डिस्काउंट दी, छूट दी। यदि वस्तु का लागत मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया था तो R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, R मतलब R का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कह रहा है R% के लाभ पर बेच रहा है, तो R% का मान कितना होगा आपको पता है? अब भाई R परसेंटेज को हटाया तो R से कितना भाग दे दिया 100 से। अब बोल रहा है पहले कंडीशन में कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो आएगा। भाई अगर हमारी वस्तु कितनी है, हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में है, अगर R% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 का R% कितना है? R। 100 का R% कितना है? R। तो R% प्रॉफिट थे तो हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आएगी भाई? भाई सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
तो 100 प्लस आर आएगा यहाँ। तो हमें हमारी कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 100 प्लस आर। तभी तो हमें क्या होगा, % का प्रॉफिट होगा। ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। अब आगे आ गया डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो डिस्काउंट का हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है। भाई अगर आप दुकान पे जाते हो तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मांगते हो, दुकानदार आपको मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है, उसके बाद क्या करता है, वो बेचता है आपको, तो उसके लिए क्या होती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे R% का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है मैंने बताया कितना होगा, R/100। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस कितना था, 100, तो 100 का कितना होगा भाई, R% कितना होगा, R ही होगा। तो अब डिस्काउंट दे रहा है तो क्या होगा, डिस्काउंट दे रहा है तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस में R घटा दिया, मतलब 100 में R घटा दिया, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। हमारी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। तो हमारी मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना मिल गया, अगर मार्क प्राइस हमारी 100 थी तो R% का डिस्काउंट दिया, मतलब R का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 100 माइनस R, इतना मिल गया। ठीक, अब आप बात बताइए कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ अलग आ रही है, यहाँ पे कुछ अलग आ रही है, तो हमें क्या चाहिए भाई, हमारी बात तो एक ही वस्तु के लिए हो रही है, तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो इसका गुणा जब करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, तो इसका गुणा अगर हम यहाँ पे कर दें 100 माइनस आर, और यहाँ पे कितना कर दें 100 प्लस आर, तो ये क्या हो जाएंगे, अब भाई यहाँ पे बराबर हो जाएंगे कि नहीं, अब इधर गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसका गुणा यहाँ कर दिया, तो अब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो गुणा करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि रेशियो में जो भी कहानी करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 100 प्लस आर। तो अब हमारा यहाँ कितना आ गया भाई, देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस का मान कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई, गुणा किया हमने तो कितना आएगा 100, 100 माइनस आर, और यहाँ की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी हमारी, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 100 माइनस आर, सॉरी इसको दूर लिख देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ कितना आएगा, गुणा किया तो 100 प्लस आर, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना आएगा 100, 100 प्लस आर, इतना हमारा आ गया। इतना समझ में आ गया आपको भाई, यहाँ पे देखो गुणा किया है ना हमने, तो 100 माइनस 100 प्लस आर, 100 माइनस आर, 100 प्लस आर, 100 माइनस आर, 100 प्लस आर, इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज उसने बोली है कि यदि वस्तु को लागत मूल्य 40% अधिक है, तो 40% का मान कितना है आपको पता है ना, 40% का मान कितना है 2/5। तो लागत मूल्य अगर हमारी 5 है भाई, अगर आप मार्कअप करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, जितने पे आप खरीद के लाए हो मतलब कॉस्ट प्राइस पता होगी, तो उसी से वो 40% अधिक मार्कअप करोगे। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 4 है, सॉरी 5 है, तो 5 का 40% कितना, 2, 2 अधिक मार्कअप करोगे तो कितने पे करोगे, मार्क प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी, 5 2 7 आ जाएगी। तो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया हमें कितना, 7 एंड 5 का। ठीक, और हमारे यहाँ पे मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना आया है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा, मार्क प्राइस हमारी इतनी है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, तो रख देते हैं 100, 100 प्लस आर, और ये कितना है 100, 100 माइनस आर, 100, 100 माइनस आर। तो अब हमें क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 700 माइनस 7R, और इसका गुणा 5 का किया तो कितना 500 प्लस 5R। अब ये कितना हो जाएगा 12R, इधर कितना 200, R का मान कितना आ गया भाई 12 1 का 12, 8, 12 6 72, 16.66 R का मान आ गया, कितना आ गया 16.66। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही होगा, ये डी वाला।
तो ये समझ में आएगा नहीं, प्रॉपर कहाँ से आया है समझ में आएगा नहीं। तो आप यहाँ से एक चीज़, आपने एक फार्मूला आपको डिनोट देखने को मिला होगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देखने को मिला होगा कि अगर R% की प्रॉफिट और R% के डिस्काउंट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अलग मान भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारा क्या आया है, 100 प्लस R आया है और 100 माइनस R आया है। ये प्लस वाला जो था, ये देखो यहाँ पे जो प्लस वाला था कितना था, ये हमारा देखा जाए तो प्रॉफिट वाला था, जो प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही थी वही तो ये आर था हमारा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 100, तो भाई कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे कितना आर जो ये था किस कौन सा था, प्रॉफिट वाला था ना, तो हम यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये 100 माइनस ये आर कहाँ से आया, ये आर हमारा जो था यहाँ पे देखो तो डिस्काउंट वाला था, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि बोले कि इतने का प्रॉफिट है, इतने का डिस्काउंट है और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट इसमें रख करके इतनी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि आपको भाई शॉर्ट में करना है ना। तो आप डायरेक्ट कितना कर सकते थे, आपको फॉर्मूला पता है कितना, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपको फॉर्मूला पता है, आप इसमें रख करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। और सॉरी यार, मैंने अगले क्वेश्चन में लिख दिया क्या, ठीक, मैंने लग रहा है इसका वो नहीं किया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने गायब हो जाता हूँ, आपको बता देता हूँ यहीं पे, ठीक। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया, इतना हो गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड, आप डायरेक्ट यहाँ रख करके कर सकते थे कि नहीं, बताइए आप, डायरेक्ट आप कर सकते थे कि नहीं। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे नहीं, आपको मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया कितना, 7 एंड 5 का, 100 प्लस प्रॉफिट का कितना था, आर था, और डिस्काउंट का कितना था, माइनस आर था। तो आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा, 700 माइनस 7R, इधर कितना हो जाएगा 500 माइनस 5R, तो ये कितना हो जाएगा 12R बराबर कितना 200। तो R का मान कितना 16.66% आया। तो ये इतने में आ जाता कि नहीं आपका आ जाता, ये तो हमारा सेकंड मेथड था। तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर जाओगे। ये फॉर्मूला भी कैसे याद करना है, ये मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का, तो इनका उल्टा ले लो, अगर 100 में डिस्काउंट घटा दिएंगे देखो तो हमारे सेलिंग प्राइस मिलती है, और कॉस्ट प्राइस है इधर, तो 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ दिया तब भी सेलिंग प्राइस मिलती है, तो ये उनका उल्टा है बस। अगर ये MPCP है तो यहाँ पे भी क्या होगा, उल्टा इनका ले लेना है बस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आपने कर लिया होगा। कह रहा है 18 संख्याओं का औसत y है, तो 18 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा, 18 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा। टोटल सम कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कि एवरेज में नंबर ऑफ संख्या से भाग देते हैं, तो एवरेज कितनी है y, नंबर ऑफ संख्या कितनी है 12, सॉरी 18, तो ये कितनी हो जाएगी 18y, ठीक। ये हमारी टोटल सम हो गई। कह रहा है यदि पहली 12 संख्याओं का औसत, तो 12 संख्याओं का औसत कितना होगा, 12 संख्याओं का टोटल सम कितना हो गया फिर,
टोटल सम कितना होगा भाई, 12, इनका एवरेज दिया है y-6, तो ये कितना हो जाएगा 12y-72। ठीक, तो कह रहा है कि अब बताओ शेष संख्याओं का कुल योग दिया है। अब कितने बच गए, 6 संख्याओं का टोटल सम, तो 6 संख्याओं का कुल टोटल सम कितना है, 6 संख्याओं का टोटल सम कितना है, कितना दिया है 162 दिया है। तो ये देखा जाए तो ये 18 संख्याओं का टोटल सम है, यहाँ पे 12 संख्या, ये यहाँ पे 6 संख्या, तो 18 संख्याओं का टोटल सम बराबर, अब यहाँ भी तो कर सकते हैं, यहाँ 12 संख्याओं का टोटल सम प्लस कितने का 6 संख्याओं का टोटल सम, तो जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 18y और बराबर कितना 12y प्लस -72, और ये कितना है प्लस कितना है 162, तो ये इधर कितना आएगा 6y हो जाएगा, और ये 162 में 72 गया तो 90, y बराबर कितना आ जाएगा 15 छक्का 90। तो ये क्वेश्चन क्या बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा। तो 15 तो है नहीं कोई, तो नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि डिटरमाइन तो हमने कर लिया, ये मत करके आ जाना कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमने तो ज्ञात कर लिया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, इसलिए नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, अभी मैंने बताया ना क्वेश्चन ऐसे सेम वही है टाइम एंड वर्क का, अभी तो मैंने एक बताया ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, तो उसी प्रकार ये भी है, कुछ अलग नहीं है। चलिए, तो आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, आपने कर लिया होगा। कह रहा है 11 लड़कों और 16 लड़कियों के एक समूह को किसी कार्य करने में 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 31 लड़के और उनके साथ जुड़ जाएं तो वे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 31 लड़के अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया ना बंटी एंड बबली वाला कहानी, तो यहाँ पे भी देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स उसने दे रखे हैं, 11 और 16 लड़की, 11 लड़के और 16 लड़कियां 8 दिन में, और फिर 31 और आ जाते हैं तो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो 4 दिन में। दो जगह से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और जब दोनों जगह टोटल वर्क सेम करेंगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का हमें इफिशियंसी का रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इफिशियंसी का रेशियो इनका मिल गया तो जो पूछे आप बता सकते हो, क्योंकि इफिशियंसी का रेशियो मिले तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, और जिससे पूछे कि ये कितने दिन में, या लड़का या लड़की कितने दिन में कार्य करते हैं, तो हम बता सकते हैं। क्योंकि ये जितना मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाने चाहिए, क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो चलिए, तो हमें क्या पता है कि बॉयज़ का इफिशियंसी नहीं पता, तो बॉय का इफिशियंसी, सिंगल बॉय का, एक बॉय की इफिशियंसी हमने मान लिया कितनी भाई, x मान लिया, और एक गर्ल की इफिशियंसी हमने कितनी मान लिया, y मान लिया। इतना तो सही है। तो अब हमें टोटल वर्क, मैंने बताया क्या चाहिए, अगर टोटल वर्क कितना चाहिए तो इफिशियंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहा है ना 11 लड़के और 16 लड़कियां, तो 11, एक लड़के का इफिशियंसी 11x है, तो 11 लड़कों का कितना हो जाएगा 11x होगा, और 16 लड़कियों का तो प्लस कर दिया हमने, तो एक लड़की का y, तो 16 लड़कियों का कितना 16y। ये हमारी क्या हो गई दोनों की इफिशियंसी कि एक समूह, मतलब ये मिलकर कार्य कर रहे थे ना, तो हमने क्या किया इनकी इफिशियंसी जोड़ दी। अब टाइम की बात हो रही है तो कितने दिन में, 8 दिन में, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया भाई, इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क आ गया। अब आगे कह रहा है कि यदि 31 लड़के और उनके साथ जुड़ गए, तो पहले 11 थे, ठीक, पहले 11 थे, 31 और आ गए, तो अब कितना हो गए 42, एक की इफिशियंसी x, तो 42 की 42x, और 16 लड़कियां तो थी, तो 16 का y रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब ये कितने दिन में कार्य कर लेते हैं 4 दिन में, तो ये भी हमारा टोटल वर्क आ गया। तो ये मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली लिख सकते थे बराबर दिखा के। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो बराबर हो गए आपस में। तो अब हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, 11x प्लस 16y
गुणित 8, ठीक, बराबर कितना 42x प्लस 16y, ये कितना हो जाएगा गुणित 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 हो गया। अब 2 का गुणा कर लेते हैं तो कितना 22x प्लस 32y, सॉरी 32y है यहाँ, और ये कितना आ जाएगा हमारा 42x प्लस 16y। अब x को, ये x 22x को इधर लाते हैं और 16y को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 20x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16y हो जाएगा। अभी भी कुछ कटेगा तो 4 पंचे 20 और 4 चौका 16, मतलब यहाँ कितना आ गया 4x बराबर कितना, सॉरी 5x बराबर कितना 4y। तो x और y का रेशियो में मिल गया कितना 4/5 मिला, ठीक, कितना मिल गया 4 और 5 का रेशियो मिल गया। तो हमने क्या, रेशियो में है तो हमने क्या मान सकते हैं इसे, x बराबर कितना 4 है, y बराबर कितना 5 है, कुछ भी मान लीजिए आप, ए बी सी डी जो भी। तो अब हमें क्या बॉय की इफिशियंसी एंड गर्ल्स की इफिशियंसी मिल गई हमें, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बोल रहा है ना कि 31 लड़के अकेले कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 31 बॉय टाइम कितना लगेगा कंप्लीट द वर्क का कम। तो एक बात बताइए कि टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 11x, 11x का मान हमें पता है कितना 4a है, प्लस उसी एक में रखिए, और 16 y का मान कितना है 5a है, ये हमारी हो गई, और टाइम कितना है 8d, ये हमारा कितना आ गया टोटल वर्क। और इफिशियंसी कितनी है 31 की, 31 लड़के हैं, अगर एक की इफिशियंसी कितनी है हमारी x, तो x बराबर कितना 5 है, तो 5 है, एक की इफिशियंसी 5 है तो 31 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर दिया हमने। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 चौके 44, 16 पंचे 80, 80 और 44 कितना हो जाएगा 124, ए आएगा हमारा गुणित 8 और बटा कितना 31 इंटू 5a, ए से ए कैंसिल हो गया, ये कितनी बार जाएगा 3 चौके 12, 4 बार, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो सॉरी यहाँ बॉयज़ की बात हो रही थी तो यहाँ 4a आएगा, सॉरी 5a नहीं, क्योंकि बॉयज़ की इफिशियंसी कितनी है x, और x का मान कितना है 4a, तो यहाँ पर 4a आएगा, ठीक है। तो 4a, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 8। तो कहने का अर्थ 31 बॉयज़ कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिंपल दिख रहा है तो आप ना करें, करिए, क्योंकि यही तो आपकी स्पीड इंप्रूव करेंगे। तो चलिए आप करते रहिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, आज का क्लास लंबा हो रहा है, ठीक। तो दामिनी अपनी मासिक आय का 12% बचत करती है, यदि किराने पर व्यय कुल खर्च का 40% है और किराने को छोड़कर कुल खर्च जो है 5280 रुपये है, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसकी इनकम कितनी है, माना कि मासिक आय कितनी है उसकी 100x मान लिया, ठीक। वो कह रहा है कि 12% बचा ले रही है, तो 12% सेविंग कर रही है, तो 100x का कितना होगा 12%, तो 12x होगा, 12x% बचा ले रही है, तो खर्च कितना कर रही होगी, जाहिर सी बात है कि 100 में 12x बचा रहे हैं तो 88x खर्च कर रही होगी, ठीक। कह रहा है यदि किराने पर जो है व्यय कुल खर्च का 40% है, तो अगर यहाँ पे एक बात बताइए कि 40% कौन खर्च कर रही है, किस पे, ग्रॉसरी पे, मतलब किराने पर खर्च कर रही है। तो अगर इसका 40% ग्रॉसरी पे खर्च कर रही है, तो अलग खर्च कितना कर रही होगी 60%, अन्य खर्च जिसे कह सकते हैं अदर एक्सपेंडिचर,
तो कहा क्या है कि किराने को छोड़कर कुल खर्च, किराने को अगर हमने छोड़ दिया तो 88x का कितना, 88x का 60% कितना होगा भाई, यही तो करते हैं। ये अन्य खर्च की बात कर रहा है, अन्य खर्च कितना है 5280, कितना 5280। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, ठीक। और ये कितनी बच जाएगा 8 छंगे 48, ठीक। कितनी बात जाएगा 6 बात, तो यहाँ 60, 8 छंगे 48, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 20। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया x का मान 100 आ गया। तो पूछ रहा है उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत कितनी है 12x है, तो 12 गुणित 100, x का मान हमें पता हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1200 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा, ये डी। तो क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ से 40% निकाल लो, 40% जो निकाला है उसमें से घटा करके अदर खर्च हो गया। तो आप डायरेक्ट भी करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए भाई, क्योंकि एग्जाम में आपको कम टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग टाइम होगा कि आप न्यू बिगिनर हैं या फिर ठीक है आपको नहीं आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और मेरा पढ़ाना अगर पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट तो कर दो, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ।